हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम इंडिया की टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम बात कर चुके थे कि टैक्स होता क्या है और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती क्यों है। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कैसे फ़ीस, ड्यूटी एंड पेनल्टी टैक्स से अलग होती है। आज हम उसी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, यानी अपनी जो डिस्कशन हमारा चल रहा था इंडिया की टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे टैक्सेस के टाइप्स की, यानी टैक्स कितने टाइप का होता है। हम सब ने काफ़ी सारे टैक्सेस के नाम सुने हैं, जैसे वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जितने भी आपने नाम सुने हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, जो मेजरली हमारे टैक्स होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। यानी बाकी जितने भी नाम मैंने लिए वो सारे के सारे इन्हीं के अंडर आ जाते हैं, या तो वो डायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं या तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं। पहले बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है एक ऐसा टैक्स जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस, क्या चीज़, इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों ही एक ही पर्सन पे पड़ता है। मतलब समझना इसका, देखो आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा। इनकम टैक्स क्या होता है, मान लो आप क्या है, आपकी इनकम कितनी भी है, 1 करोड़ 2 करोड़ है, आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो, तो वो क्या होगा, जो आपकी टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। वो आपकी इनकम पर टैक्स लगा रही है तो आपको ही उस टैक्स को देना है। आप असेसी हो, आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, आप उसे दोगे, और उसका बर्डन भी, फाइनेंशियल बर्डन भी किसके ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर। यानी इम्पैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो देना भी आपको है, और इंसिडेंस यानी उसका बर्डन भी आपके ऊपर ही आएगा। देखो, इस चीज़ में आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपकी ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो पहले, लेकिन इस बात को पहले एक बार सुनो कि आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो क्या है, टैक्स लगाया आपके ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट को आपको सबमिट करवाना है, और उसका बर्डन भी आपके पास ही है, इसीलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। नाम भी इंडिकेट कर रहा है, यानी डायरेक्टली आपसे रिलेटेड टैक्स आपसे ही लिया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, वहां पर इम्पैक्ट तो आपके ऊपर होगा बट उसका बर्डन किसी और के ऊपर होगा। यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पर नहीं होते। ये कैसे होता है, मान लो प्रोड्यूसर है, किसी भी चीज़ का प्रोड्यूसर है, उसने कोई भी गुड बनाई, जिसके ऊपर क्या लगा, टैक्स लगा। मान लो उसने 100 रुपये की चीज़ बनाई थी जिसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स लग गया। जस्ट मानना है, कुछ भी कितना भी टैक्स मान लो, 100 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये का उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो अब उसे क्या करना है, वो गवर्नमेंट को देना तो प्रोड्यूसर को है, लेकिन वो अपनी जेब से नहीं देगा। वो क्या करेगा, जब इस प्रोडक्ट को आगे बेचेगा तो उस प्रोडक्ट में अपने प्रॉफिट के साथ साथ, मान लो 20 रुपये उसने अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया, वो 130 में बेचेगा। यानी वो टैक्स वो क्या कर लेगा, अगले वाले से ले लेगा। यानी अल्टीमेट बर्डन क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से ले लेता है, होलसेलर उस टैक्स को रिटेलर से कलेक्ट कर लेता है, और रिटेलर अल्टीमेटली उस पैसे को ले लेता है कंज्यूमर से। तो यानी अल्टीमेटली टैक्स देने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर जा रहा है, कस्टमर के ऊपर। एज अ कस्टमर आप जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हो ऑलमोस्ट सब में टैक्स इंक्लूडेड होता है, लेकिन हमारे लिए वो टैक्स, हमारे लिए वो क्या है, टैक्स प्राइस का ही हिस्सा है। हमें नहीं पता हम इसमें से कितना टैक्स के रूप में दे रहे हैं और कितना प्राइस दे रहे हैं। हमारे लिए प्राइस ही हम मान लेते हैं कि जीएसटी या टैक्स जो भी है उसको प्लस करने के बाद बन गया है। यानी यहाँ पर इम्पैक्ट किसी और के ऊपर है, देना किसी और को है, असेसी कोई और है, लेकिन बर्डन किसी और के ऊपर है। बट इनकम टैक्स में बर्डन भी उसी के ऊपर होता है और देना भी उसी के ऊपर, उसी को होता है। यानी डायरेक्ट टैक्स यानी ऐसा टैक्स जहां पर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही पर्सन पे होता है, सेम पर्सन होते हैं। और जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहां पर दोनों का इम्पैक्ट अलग पर्सन पे होता है और इंसिडेंस अलग पर्सन पे होता है। आई थिंक आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अब हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं कि दोनों होते क्या हैं और दोनों की मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। मीनिंग क्या हुआ इसका, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स
when the impact and incidence of tax is on one and the same person, यानी जब impact और incidence दोनों सेम पर्सन पे होंगे और जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है वो अपना बर्डन किसी के ऊपर भी शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी वो नहीं कह सकता कि मेरे बिहाफ पे वो देगा या उसका बर्डन वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता, तो वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं? इनकम टैक्स, कह सकते हो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। ये सारे के सारे आपने देखे होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में टैक्स लगा आएगा और वो आपको ही देना पड़ेगा, आप किसी और से मांग कर नहीं ला सकते। लाइट आपने यूज़ की है, आपका पैसा खर्च हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो भी आपको ही देना पड़ेगा। वोटर टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, जिनका बर्डन क्या होता है, यानी वो सारे टैक्स, कोई भी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन उसी पर्सन पे पड़ रहा है जिसको वो देना पड़ रहा है, तो वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंडर आते हैं। सेकंड, चलो इनडायरेक्ट टैक्स पे बाद में जाते हैं, पहले इसी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। यानी कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है या इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है, दो टाइप के टैक्स हो सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसको कलेक्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट वन। सबसे पहला, डायरेक्ट टैक्स ऑलवेज इक्विटेबल होता है। इक्विटेबल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, जो रिच और पुअर की गैप है उसको कम करने में मदद करता है, लोगों में इक्वलिज्म लाने का काम करता है, सोशल जस्टिस लाने का काम करता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स मेनली प्रोग्रेसिव होता है, यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा रेट आपके ऊपर टैक्स की लगेगी। आप लोगों ने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपके ऊपर टैक्स की रेट बढ़ती जाती है। तो पूरा डायरेक्ट टैक्स ही ऐसा होता है कि वो मोस्टली क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, कि जिसकी एबिलिटी जितनी होगी पे करने की उसके ऊपर उतना ही लगेगा, जिसकी एबिलिटी पे करने की ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा और जिसकी एबिलिटी कम है उसके ऊपर कम लगेगा। यानी पुअर को कम देना पड़ेगा पैसा और जो रिच है उसे ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर रिच ज़्यादा देगा पुअर कम देगा तो ऑटोमेटिकली उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। यानी मान लो पुअर के पास 100 रुपीज़ हैं और जो रिच क्लास का है उसके ऊपर पास 1000 रुपीज़ हैं। पुअर से हमने 10% टैक्स लिया 10 रुपये और जो रिच है उससे हमने क्या ले लिया, 20% टैक्स ले लिया, यानी 200 रुपये। पहले इन दोनों की इनकम के बीच का गैप कितना था, 900 रुपये, बट टैक्स देने के बाद वो डिफरेंस कितना रह गया, 710 रुपीज़। यानी टैक्स देने से पहले, क्योंकि हम पुअर से टैक्स कम ले रहे हैं और रिच क्लास से ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनके बीच की जो टोटल इनकम है उसका डिफरेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्विटी आती है, इक्विटेबिलिटी आती है, यानी इक्वलिज्म आता है, लोगों में जो रिच पुअर का गैप है वो कम होता है। यानी फर्स्ट जो मेरिट हो गई हमारी वो हो गई इक्विटेबल, इक्विटेबल लाने का काम करता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। दूसरा, इकोनॉमिकल, जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स की वो बहुत कम आती है, क्योंकि टैक्स पेयर क्या करता है, डायरेक्ट जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको टैक्स पे करता है, कोई भी इंटरमीडिएटरी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो कम आती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बेशक कम आती है बट कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट टैक्स की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर आप इनकम टैक्स पर आप पढ़ रहे हो इस टाइम तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी डिडक्शंस मिलती हैं, कितने सारे काम होते हैं उस चीज़ को करना से। इनडायरेक्ट टैक्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती इतनी ज़्यादा कि आप अलग से ये चीज़ें करो, इस चीज़ की डिडक्शन मिलेगी, उस चीज़ की डिडक्शन मिलेगी, तो यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। बट वही चीज़ है कि एक चीज़ की कुछ मेरिट भी हो सकती है और सेम चीज़ उसकी डीमेरिट भी बन सकती है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर वो कम है इसलिए वो मेरिट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डायरेक्ट टैक्स की ज़्यादा होती है तो वो उसकी डीमेरिट भी होगी। थर्ड मेरिट है हमारे डायरेक्ट टैक्स की सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, यानी
आपको पहले से पता है, निश्चित है, किसके लिए, अथॉरिटीज़ के लिए भी यानी गवर्नमेंट के लिए भी, और जिसको पे करना है उसके लिए भी। क्योंकि देखो, जो भी हमारे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रेट्स होती हैं वो पहले से ही बता दी जाती हैं जब हमारा बजट पास होता है उस टाइम पे। तो अगर आपको पहले से पता है कि आपके ऊपर कितनी रेट लगने वाली है, तो आपको क्या है, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में कितना टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट रेट तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वो भी एक एस्टिमेट लगा सकती है कि अंदाज़ा उसके पास कितनी जो रिवेन्यू है थ्रू टैक्स आएगी। यानी यहाँ पर पहले से ही कुछ ना कुछ हद तक डिसाइडेड होता है, सर्टेनिटी होती है, पेयर को भी पता होता है कि उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी पता है उसकी उसे कितना टैक्स मिलेगा, इसलिए यहाँ पर सर्टेनिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक, कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो इलास्टिक होता है किससे, इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको क्या कर सकते हो उसमें, आपको चेंज लाना, यानी अगर मान लो गवर्नमेंट को अपनी इनकम क्या करनी है, रेज करनी है, यानी वो चाहती है कि उसकी रिवेन्यू बढ़ जाए, तो वो बहुत इजीली उसको चेंज कर सकती है। कैसे, अगर वो टैक्स की रेट बढ़ा दे। यानी गवर्नमेंट के लिए ये चेंज करना, अगर वो रिवेन्यू अपनी चेंज करना चाहती है तो वो बहुत इजीली कर सकती है, चेंज करके टैक्सेस की रेट्स को। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चेंज होती रहे। और वैसे भी अगर हम गवर्नमेंट को चलो एक सेकंड के लिए साइड में भी रख दें कि वो टैक्सेस की रेट को चेंज करके टैक्स की अमाउंट को चेंज कर सकती है, अगर हम बात करें असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी टैक्स इलास्टिक होता है कि जैसे जैसे इनकम चेंज होगी वैसे वैसे ही उसका टैक्स चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे इनकम कम या ज़्यादा होगी उसका टैक्स की अमाउंट कम ज़्यादा होती जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा, इलास्टिक होता है। एंड नेक्स्ट मेरिट है हमारी एंटी इन्फ्लेशनरी, यानी ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। जैसे हमने बात की ही थी कल कि टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अगर उसे लगता है कि पर्टिकुलर मार्केट में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज़ कर देगी। यानी क्या कर देगी, लोगों के ऊपर पर्सनल इनकम पे, मान लो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ कि पर्सनल इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगा देगी ताकि उनकी मैक्सिमम इनकम क्या चली जाए, टैक्स देने में चली जाए, और उनके पास खुद के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा कम हो, जिससे मार्केट में डिमांड कम हो और इन्फ्लेशन क्या हो, कम हो जाए। तो यानी डायरेक्ट टैक्स का यूज़ गवर्नमेंट बहुत ईजिली कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरिट्स क्या क्या हो गई हमारी डायरेक्ट टैक्स की, इक्विटेबल है यानी लोगों के रिच पुअर के गैप को कम करता है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इसकी बहुत कम आती है, पहले से पता होता है पेयर को भी और जिसको मिलेगा गवर्नमेंट को भी कि उसे कितना मिलेगा लगभग, इलास्टिक है यानी चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है, एंटी इन्फ्लेशनरी है यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये थी इसकी मेरिट्स। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की डी मेरिट्स क्या क्या होती हैं, यानी नुकसान क्या क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स के। सबसे पहला है इनकन्वीनियंट, यानी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, एक तो जितने भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना अगर मैं बात करूँ, हर बंदे के बस की बात नहीं होती, बहुत सारी डिडक्शन है, हर किसी को नॉलेज नहीं होती कि कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, किस चीज़ की डिडक्शन मिलेगी, कैसे उस इनकम को शो करना है। दूसरा कि जो डायरेक्ट टैक्स है नॉर्मली लंप सम में देना पड़ता है, यानी एक बार में इकट्ठा। यानी अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी टैक्स पेयर होता है उसे पूरे साल का इनकम टैक्स, पूरे साल उसने जितनी इनकम कमाई उस पर टैक्स एक साथ देना पड़ेगा, यानी एकदम से उसे पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्या होता है, एकदम से बर्डन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए ये कन्वीनियंट नहीं होता इनकम टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स उसका सिर्फ एक पार्ट है। आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो इसलिए मैं इनकम टैक्स को एग्जांपल ले रही हूँ। दूसरा अनपॉपुलर है। देखो, किसी के लिए भी अपनी इनकम को किसी के साथ शेयर करना इजी नहीं है। अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, वहाँ पर तो क्या होता है, प्राइस में ही मिक्स हो जाता है हमारा टैक्स। यानी हमें पहले ही, जो अगर आप मान लो रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो
तो वो आपको क्या बताएगा, मान लो 11,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर है, 2,000 का उस पर टैक्स है, तो वो आपको ऑलरेडी ही प्राइस क्या बताएगा, 13,000 है। चाहे बिल में अलग से लिखा होगा 11,000, उस पर 2,000 का जीएसटी है, बट वो जब डिसाइड आप कर रहे हो उसी टाइम आपको वो 13,000 ही बताते हैं, जीएसटी इंक्लूड करके बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको देना इतना मुश्किल नहीं होता, और वो पार्ट्स में जाता है पूरे साल का। लेकिन एकदम से अपने इनकम के साथ पार्ट करना किसी के लिए इजी नहीं होता, इसलिए लोग पसंद नहीं करते डायरेक्ट टैक्स को देना, इसलिए वो क्या है, अनपॉपुलर है। थर्ड, आर्बिट्रेरी है, यानी मन माना है, कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि हम किस अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि किसी पर्सन से कितना टैक्स लेना है। अपनी मर्जी से गवर्नमेंट रेट लगाती है, कम मन करता है कम लगाती है, ज़्यादा मन करता है ज़्यादा लगाती है, यानी मनमानी चलती है, इस चीज़ में कोई भी रूल नहीं है, इसलिए ये आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, यानी बचने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं लोग डायरेक्ट टैक्स से। वैसे तो देखो हर टाइप के टैक्स से करते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स से बचना आसान होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर तो जो इनडायरेक्ट टैक्स में तो हमें जब सामान खरीदने गए हैं साथ के साथ देना पड़ ही गया, बट यहाँ पर क्या होता है, एक तो क्या होता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे डिडक्शंस हैं, टैक्स की रेट भी हाई है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, ऊपर से जो हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो हमारी टैक्स कलेक्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी करप्ट हैं, पैसे खिलाई का काम चलता है, जहाँ पर पैसा खिला के कम में काम चल जाए वहाँ चला लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स से बचना आसान है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स का इवेजन ज़्यादा होता है। एंड लास्ट है नैरो कवरेज, यानी बहुत कम लोगों को कवर करता है। देखो एक तो देखा होगा आपने डायरेक्ट टैक्स में स्लैब्स बनी हुई होती हैं कि इतनी इनकम तक किसी के ऊपर नहीं लगेगा, इतनी प्रॉपर्टी तक किसी के ऊपर नहीं लगेगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो नहीं लगेगा। तो मतलब एक तो उसमें क्या है, अलग अलग स्लैब्स बनी हुई हैं, आधे लोग तो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं टैक्स ब्रैकेट से, जो बचते हैं उनमें से आधे के लोग डिडक्शन ले लेते हैं किसी ना किसी चीज़ की, चाहे वो चीज़ वो काम करते ना हो, झूठी डिडक्शन क्लेम करने के लिए तैयार रहते हैं, टैक्स को इवेड करने के लिए तैयार होते हैं। अल्टीमेटली जो असली में लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो बहुत कम रेट है, आई थिंक लेस देन 5% पर्सन ऐसे मिलेंगे पूरी कंट्री में जो डायरेक्ट टैक्स पे करते होंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में जो कवरेज है कि पूरी कंट्री में कितने लोग देते हैं वो बहुत कम है। तो ये था हमारा डायरेक्ट टैक्स, यानी वो टैक्स जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे पड़ता है। हमने इसकी मैरिज डिस्कस की, डीमैरिज डिस्कस की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। लास्ट में हम इन दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मीनिंग हम बात कर चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जिसका इम्पैक्ट अलग पर्सन पे पड़ता है और उसका बर्डन दूसरे पर्सन पे पड़ता है। इस टाइप का टैक्स मेनली किस पे लगाया जाता है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। इंटरमीडिएटरी से कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो उसका अल्टीमेट बर्डन होता है, इकोनॉमिक बर्डन होता है, वो किसको बियर करना पड़ता है, कस्टमर को बियर करना पड़ता है। यानी जो टैक्स पेयर है वो अपना बर्डन क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है किसी और पर, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो 3 स्टेजेस में मिल के लगाया जाता है। पहली स्टेज जो इनडायरेक्ट टैक्स की होती है वो होती है लेवी, यानी इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किस किस प्रोडक्ट पे किस किस सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और उसकी रेट क्या होगी। सेकंड स्टेज में, जिसे हम असेसमेंट स्टेज बोलते हैं या डिटर्मिनेशन भी आप बोल सकते हो, इस स्टेज पे डिटरमाइन किया जाता है कि एक्चुअल में टैक्स पे कितना करना है, यानी वैल्यूएशन की जाती है। और थर्ड स्टेज में उसकी कलेक्शन होती है, यानी जो टैक्स बना है वो कलेक्ट किया जाता है। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जितने भी टैक्स होते हैं गुड्स सर्विसेज के ऊपर, वैट हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, देखो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे पहले, अभी भी है, बट मोस्टली इनका पोर्शन जो है इन सभी टैक्स का रिप्लेस हो गया है अब एक सिंगल टैक्स से, जीएसटी।
यानी जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो जिसका इम्पैक्ट किसी और पर पड़ता है और इंसिडेंस किसी और के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स की मेरिट्स क्या होती हैं। मेरिट्स, सबसे पहली मेरिट क्या होगी इनडायरेक्ट टैक्स की? सबसे पहले तो ये जो टैक्स है कन्वीनियंट है। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स था वो कन्वीनियंट नहीं था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, एक टाइम पे पेमेंट करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं। बट यहाँ पर क्या है, हम प्रोडक्शन जो गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला है वो कलेक्ट करता है कस्टमर से, और कस्टमर के लिए तो वो प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है और उसे पार्ट्स में देना पड़ता है। जब जब जो प्रोडक्ट खरीदता है उसके साथ उसको थोड़ा थोड़ा देता जाता है। इसका मतलब उसके ऊपर एक बार में बर्डन भी नहीं आता और उसको कोई फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने आप पे करेगा, उसे तो क्या करना है, प्राइस के साथ सिर्फ पैसा देना है। तो ये क्या है, कन्वीनियंट है यूज़र के लिए, यानी। दूसरा, नो टैक्स इवेजन। यहाँ पर टैक्स का इवेजन नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर के साथ हम क्या करते हैं, प्राइस के साथ ही मिक्स करके ले लेते हैं उससे टैक्स, तो वो टैक्स से बच ही नहीं सकता, जिसको टैक्स कस्टमर को देना ही पड़ेगा। तीसरा, इक्विटेबल है। ये इक्विटेबल कैसे है, देखो कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। वो गुड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किस गुड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट के ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्स लगती है। हर प्रोडक्ट पे, हर सर्विस पे अलग टैक्स की रेट डिसाइडेड है। जैसे हमें पता है जीएसटी में भी 2-3 रेट्स हैं कि किसके ऊपर कितने लगेगी। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इक्विटेबिलिटी कैसे ला सकती है, वो क्या करेगी, वो गुड्स जिनका मोस्टली यूज़ रिच क्लास करती है, यानी वो प्रोडक्ट जो लग्जरियस प्रोडक्ट है जिनको खरीदने वाले रिच क्लास वाले होंगे, उनके ऊपर क्या कर देगी, टैक्स की रेट ज़्यादा लगा देगी। और जो नेसेसिटी की गुड्स हैं जिनका कंजप्शन मेनली पुअर पर्सन करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कर देगी, टैक्स की रेट लेस लगा देगी। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट रिच क्लास खरीदती है उनको वो प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे, यानी उनका पैसा ज़्यादा चला जाएगा उन प्रोडक्ट को खरीदने में, तो उससे क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस कम होगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल इसलिए है कि जब भी गवर्नमेंट को लगेगा, अगर उसे लगता है कि उसे रिवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या कर देगी, इजीली क्या कर सकती है, टैक्स को बढ़ा सकती है, यानी टैक्स की रेट को गवर्नमेंट इजीली चेंज कर सकती है। इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा फ्लेक्सिबल है। एंड लास्ट मेरिट जो है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की, वो है वाइड कवरेज, यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो है मेनली हर प्रोडक्ट पे, हर सर्विस के प्राइस में मिक्स होता है। लगभग हर क्लास जो है हर टाइप के प्रोडक्ट को खरीदती है, नेसेसिटी की चीज़ें होती है उनमें भी मिक्स होता है, तो ऑलमोस्ट हर पर्सन को ये देना पड़ जाता है, या इसलिए इसकी कवरेज जो है बहुत ज़्यादा है, और डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारी डीमेरिट्स इनडायरेक्ट टैक्स की। फर्स्ट, अनसर्टेन। देखो, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स था वो सर्टेन था, क्योंकि हमें पता था पहले से कि रेट क्या है, गवर्नमेंट को भी पता था कि लगभग उसे कितनी इनकम लोगों की होती है और उसे कितना टैक्स मिलेगा। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो अनसर्टेन इसीलिए है क्योंकि टैक्स के लगने की वजह से गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने के बाद हो सकता है, मान लो पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये था, टैक्स लगने के बाद वो 12 हो गया, तो अब वो 10 रुपये में ख़रीदने वाले जितने थे, ज़रूरी नहीं है 12 में भी उतने ही लोग खरीदेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसका रेट उसको 10 के अकॉर्डिंग सही मान रहे होंगे कि हाँ 10 रुपये हम इस चीज़ के लिए दे सकते हैं, बट सेम चीज़ के लिए वो 12 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनकी पॉकेट से बाहर हो जाएगा वो। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जब यही नहीं पता किसी प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी, उसकी डिमांड कितनी होगी, तो ऐसे में एस्टिमेट करना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से टैक्स कितना आएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन कॉस्ट कम थी, यहाँ पर कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डायरेक्ट टैक्स की ज़्यादा होती है, डिडक्शन वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ती है इसलिए, बट जो कलेक्शन कॉस्ट है वो किसकी हाई होती है, वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की ज़्यादा हाई होती है, जबकि डायरेक्ट टैक्स की कम थी। थर्ड है इनकम इनइक्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। देखो, वैसे तो मैंने मेरिट में ये भी बोल दिया कि इक्वालिटी को लेके आएगा,
क्योंकि वो क्या करेगा, रिच क्लास की गुड्स के ऊपर ज़्यादा लगा देगा। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो रिच और पुअर दोनों यूज़ करते होंगे। अब नेसेसिटी की गुड्स ही कह लो, नेसेसिटी की गुड्स चाहे हमने पुअर के लिए कम लगाया उनके ऊपर टैक्स, बट सेम गुड्स को रिच क्लास भी यूज़ करेगी, नेसेसिटी का प्रोडक्ट है। तो ऐसे में क्या है, जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जिनका यूज़ दोनों क्लास करती हैं वहाँ पर सेम रेट देना पड़ रहा है, वही रिच से ले रहे हैं हम, वही पुअर से ले रहे हैं, तो हम उनका कोई भी इक्वालिटी को हम दूर नहीं कर पा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं उसके। नेक्स्ट है कोज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो देखो अपने आप आ गया, जब 10 रुपये की चीज़ टैक्स इंक्लूड होने की वजह से 12 रुपये में बेची जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 रुपये क्या हो गया, इस इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ गया गुड्स का, यानी इन्फ्लेशन को भी इंक्रीज़ करती है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये थी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इनडायरेक्ट टैक्स की, कि वैसे तो ये कन्वीनियंट है, यहाँ पर टैक्स बचता भी, टैक्स लोग इवेड भी कम कर पाते हैं, इक्विटेबिलिटी रहता है, फ्लेक्सिबल है और वाइड कवरेज है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी है, कोस्ट की कलेक्शन की कोस्ट भी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी को राइज भी करता है और इन्फ्लेशन को भी इंक्रीज़ करने में कारण बनता है। आई थिंक आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ये कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। एक बार इनके डिफरेंस को भी देख लेते हैं, बाकी जो इनकी टाइप्स रह गई कि कौन सा टाइप का टैक्स क्या होता है, यानी कस्टम ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक बार डिफरेंस को देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। देखो टैक्स इंसिडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस है टैक्स का और जो इम्पैक्ट है वो दोनों एक ही वन एंड द सेम पर्सन पे पड़ते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस टैक्स का क्या पड़ता है, अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता है, जबकि इम्पैक्ट जो है पे करने वाले पे पड़ता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है मेनली पर्सन्स के ऊपर लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये मेनली पर्सन्स के ऊपर होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा, हमने जैसे बात की कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर होती है। कलेक्शन ऑफ टैक्स, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसको कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसको कलेक्ट करना आसान होता है। शिफ्टिंग, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली रिटर्न वगैरह भरनी पड़ती हैं, स्पेशली पे करना पड़ता है, इसलिए उसको पे करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहाँ पर कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसकी कलेक्शन ईजी रहती है। शिफ्टिंग, जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन नहीं हो सकती, यानी आपको जिसके ऊपर लगा है उसी को देना पड़ेगा, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहाँ पर जो बर्डन है अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स, वोटर टैक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जबकि जो सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जो अब क्या हुए जीएसटी के अंदर रिप्लेस हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं मेनली प्रोग्रेसिव होते हैं, इसलिए वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, वो सेम क्लास सबके ऊपर बराबर का इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के गैप को वाइडन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमने बात की ही थी पहले कि डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं उनकी ज़्यादा होती है और इनडायरेक्ट की कम होती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, वो ज़्यादा है और इनडायरेक्ट की लेस है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। डायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वहाँ पर हम जो क्या कर सकते हैं, इनकम के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से भी वो चेंज होते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड, जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो, और जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, बची हुई इनकम जो एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद बचती है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता, जबकि आपका इनडायरेक्ट टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। इसीलिए जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते, यानी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की टैक्स स्ट्रक्चर को, कि जीएसटी के आने से पहले हमारी टैक्स स्ट्रक्चर कैसी थी और जीएसटी के आने के बाद हमारी जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर कैसी हो गई है। थैंक यू।